हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज की क्लास में उसी सीएचओ सीरीज को अपन सभी कंटिन्यू रखते हैं। और आज की क्लास में आप लोगों के लिए जो एमसीक्यू है, पहले आप लोग सही से उसे रीड कीजिएगा, देन आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास में आप लोगों के लिए जो पहला एमसीक्यू है वो आपके सामने है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। बताइए डायबिटीज मेलाइटिस का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा होता है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, इसके बाद गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस और सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। कोई मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो जनरली गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस की कॉमन टाइप की बात करें तो ये हमें जानकारी सबसे पहले दोनों में होना चाहिए, देन जो हम इधर बढ़ेंगे। तो याद रखिएगा क्लिनिकल बेसिस पे डायबिटीज मेलाइटस को दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भाग कौन कौन सा है। तो पहला जो है दैट इज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस एंड सेकंड इज द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। अब जनरली टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जो होती है, तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का दूसरा नाम भी होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। यहाँ पर जो ये होगा इसका दूसरा नाम भी कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जिसका इसका मतलब है कि इंसुलिन की डिफिशियंसी के कारण से कहीं ना कहीं पर्सन में क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के रिगार्डिंग में बात करें तो यह जनरली नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है। इसका मतलब है कि पर्सन के अंदर इंसुलिन की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन इंसुलिन के अगेंस्ट में सेल्स के पास जो रिसेप्टर होता है वह रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। तो इसीलिए टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का दूसरा नाम जो होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं। कभी आपसे कोई पूछे तो ये जो है दूसरा नाम भी इसका दे सकते हैं। अब जनरली बात किया जाए टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जो है, यह जनरली बिफोर एज ऑफ 30 ईयर्स जनरली देखने को मिलता है। मतलब 30 साल से पहले वाले एज ग्रुप में, बच्चे से लेके 30 ईयर तक के एज ग्रुप में जनरली टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन बात करें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन जो है वह एबव जो है 30 ईयर्स के बाद ही देखने को मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि 20 साल का कोई पर्सन उसमें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस नहीं हो सकता है और कोई जो है 40 ईयर्स का है उसमें टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस नहीं हो सकता है। मस्ट कॉमन की बात हो रही है, मतलब जनरली 30 ईयर से बिलो में टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस दिखने को मिलता है, या जनरली हॉस्पिटल रिकॉर्ड जो डेटा होती है उसके रिकॉर्ड बेसिस पर है। और ये बात हो गई 30 ईयर से एबव में जनरली टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन जनरली दिखने को मिलती है। अब यहाँ पर बात किया जाए जनरली 10% पॉपुलेशन में जो डायबिटीज मेलाइटस होती है वह, ध्यान दीजिए 10%, केवल 10% पॉपुलेशन में जो डायबिटीज मेलाइटस होती है वह टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होती है। लेकिन बात किया जाए 90% पॉपुलेशन में जो डायबिटीज मेलाइटस रहने वाली है दैट इज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो ये तीन डिफरेंस हो गई। फोर्थ डिफरेंस जो होगा, चलिए एक बार मैं पूरा ही आप लोगों को बता दूं। ध्यान दीजिए फोर्थ डिफरेंस जो होती है, तो यहां पर जो है टाइप 1 वाले है, ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, और ये जो है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है ना, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस और टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। तो ये बात क्लियर हो गया। अच्छा, इसका जो मेन कारण रहने वाला है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का जो मेन कारण रहने वाला है इसका है बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज में किसी भी प्रकार की डैमेजिंग इफेक्ट हो। बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज का क्या हो जाए, तो डैमेज हो जाए। ऑब्वियस बात है डैमेज होगा, जिसके कारण से क्या होने वाला है, डैमेज होने के कारण से क्या होने वाला है,
तो इंसुलिन का सिक्रेशन जो है वह कम दिखने को मिलने वाला है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में क्या होने वाला है, तो रेजिस्टेंस सेल्स जो है वह रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। तो एक बात क्लियर हो गया, रेजिस्टेंस डेवलप करेगा तो ऑब्वियस बात है इंसुलिन बाइंड होने के लिए रिसेप्टर के पास आएगा, लेकिन रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाएगा, और जब तक रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा तब तक अपना फंक्शंस पूरा नहीं कर सकता है। अच्छा, इसका कारण जो हो सकता है या रिस्क फैक्टर या कॉजेज की बात करें तो आप लोगों ने एक मस्ट कॉमन कॉजेज सुना होगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, है ना, ऑटो इम्यून, है ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जनरली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की कंडीशन में होता क्या है कि हमारे शरीर की खुद ही इम्यून सिस्टम खुद के बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज को डैमेज कर देगा, और ऑब्वियस बात है बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज डैमेज होगा तो इंसुलिन का सेक्रेशन कम हो जाएगा, और इंसुलिन का सेक्रेशन कम होगा तो ऑब्वियस बात है उस कंडीशन में टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस की कंडीशन देखने को मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर बात किया जाए, यह जनरली बताइए इसका रिस्क या कॉजेज जो हो सकता है ना, रिस्क फैक्टर या कॉजेज जो हो सकता है वो ओबेसिटी, है ना, ओबेसिटी जो है रहने वाला है। ओबेसिटी की कंडीशन में फ्री फैटी एसिड ज्यादा होगा, और फ्री फैटी एसिड जो है वो रिसेप्टर पर जाकर चिपक जाएगा, जिसके कारण से इंसुलिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। तो कोई मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अच्छा, दोनों में से मस्ट कॉमन क्या है? तो सर 90% जो केसेज रहने वाली है पॉपुलेशन में, सॉरी 90% पॉपुलेशन में जो डायबिटीज मेलिटस रहने वाली है वह टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस रहने वाली है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी की कंडीशन में ध्यान दीजिए, प्रेगनेंसी की कंडीशन में फीमेल में क्या हो जाए तो डायबिटीज मेलिटस, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी जो है कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्वियस बात है चाइल्ड बर्थ हो जाएगा, तो इसके बाद जो है डायबिटीज मेलिटस की जो कंडीशन है वह सबसाइड हो जाएगा। इसका मेन रीजन क्या है? तो जनरली होता क्या है, ध्यान दीजिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बताइए कौन कौन सा हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है? तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, है ना, एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एस्ट्रोजन। इसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी, है ना, जो प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन भी कहते हैं। इसके बाद एसटीजी, है ना। तो ये तमाम प्रकार की हार्मोन का लेवल जो है ड्यूरिंग टाइम ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ा हुआ रहता है, और बढ़ा हुआ रहने के कारण से यह एंटी इंसुलिन की तरह काम करने वाला है। यहाँ पर मैं नाम लिखना चाहूंगा, एंटी इंसुलिन। एंटी इंसुलिन का मतलब होता है जो काम इंसुलिन कर रहा है जस्ट इंसुलिन के अपोजिट में यह काम करेगा। अब इंसुलिन के अपोजिट में काम करेगा तो क्या रहने वाला है? ध्यान दीजिए, इंसुलिन के अपोजिट में काम करेगा तो ऑब्वियस बात है इस कंडीशन में जो है इंसुलिन का काम क्या था, तो ये मान के चलिए ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल्स ये मान के चलिए सेल्स है। तो जनरली इंसुलिन का क्या काम था, तो यहाँ से जो ग्लूकोज है उसको कहाँ पर शिफ्ट करना, तो सेल्स में शिफ्ट करना। लेकिन ये सभी हार्मोन मिलकर जो है इस काम को इनहिबिट कर देगा, और इनहिबिट करेगा तो ऑब्वियस बात है उस कंडीशन में ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड वेसल्स के अंदर बढ़ा हुआ रहेगा, और ब्लड वेसल्स के अंदर बढ़ा हुआ रहेगा तो ऑब्वियस बात है उस कंडीशंस को बोलेंगे डायबिटीज मेलिटस। और डायबिटीज मेलिटस कब हो रहा है, तो प्रेगनेंसी के समय में, तो इसे कहा जाएगा कुल मिला के गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, जो मस्ट कॉमन के रूप में नहीं होने वाली है। अब सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस, याद रखेगा क्लिनिकल बेसिस पर अपन सभी ने दो टाइप डिवाइड किया था, लेकिन कॉजेज के बेसिस पे डायबिटीज मेलिटस का भी दो टाइप होता है। कॉजेज के बेसिस पर एक बार देख लेते हैं, है ना। कॉजेज के बेसिस पर जो है डायबिटीज मेलिटस का दो टाइप्स होता है। पहला जो टाइप होगा प्राइमरी डायबिटीज मेलिटस। प्राइमरी डायबिटीज मेलिटस, याद रखिएगा वहां पर टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस है, यहाँ पर प्राइमरी डायबिटीज मेलिटस है। वहां पर जो टाइप्स डिवाइड करने का जो क्राइटेरिया था वह था कौन सा, तो क्लिनिकल, लेकिन यहाँ पर जो है कॉजेज। और सेकंड जो होता है दैट इज सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस। अब सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस और प्राइमरी डायबिटीज मेलिटस में अंतर क्या है? तो जनरली आप जानते होंगे कि मान के चलिए किसी पर्सन में बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज में किसी भी कारण से, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज जो है किसी भी कारण से डैमेज हो जाए, और डैमेज होने के बाद इंसुलिन का प्रोडक्शन कर, मतलब इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वह कम कर दे। ध्यान दीजिए दिक्कत कहां पर हुआ है, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज में, जिसके कारण से इंसुलिन की कमी हुई है, और इंसुलिन की कमी होने के कारण से जो डायबिटीज मेलिटस होगा वह जाने वाला है प्राइमरी डायबिटीज मेलिटस। लेकिन अदर
दिक्कत जो है हमारे शरीर में बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज के अलावा कहीं और हो और जिसके कारण से डायबिटीज मेलेटस हो। एक एग्जांपल देते हैं गिगैंटीज। आप जानते हैं गिगैंटीज जो है एडल्ट एज ग्रुप में ग्रोथ हार्मोन की ज्यादा सिक्रेशंस के कारण से होती है। ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रेशंस होगा एडल्ट एज ग्रुप में तो उस कंडीशन को बोलते हैं गिगैंटीज, है ना, सॉरी एक्रोमेगाली बोलते हैं उसको, है ना, एक्रोमेगाली। चिल्ड्रन एज ग्रुप में ज्यादा जीएच का सिक्रेशन हो तो उसे बोलते हैं गिगैंटीज, और एडल्ट एज ग्रुप में ज्यादा जीएच हार्मोन का सिक्रेशन हो उसे बोला जाता है एक्रोमेगाली। ये बात क्लियर पहले रखिए। तो जीएच हार्मोन चाहे चिल्ड्रन एज ग्रुप में ज्यादा हो या एडल्ट एज ग्रुप में ज्यादा हो, जीएच हार्मोन जो है वो भी एंटी इंसुलिन की तरह काम करता है, और एंटी इंसुलिन की तरह काम करेगा तो ऑब्वियस बात है उस कंडीशन में जो डायबिटीज मेलेटस होगी, ऑब्वियस बात है ब्लड शुगर का लेवल बढ़ेगा, तो वह रहने वाला है डेट इज सेकेंडरी डायबिटीज मेलेटस। सेकंड, अच्छा जीएच हार्मोन जो है यह ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है। अब ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है उस कंडीशन में हमारी बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज के द्वारा भी कुछ देर के लिए वह बढ़े हुए ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए, मेटाबोलाइज करने के लिए इंसुलिन का सिक्रेशंस को बढ़ाना पड़ेगा, और इंसुलिन की सिक्रेशंस बढ़ेगी तो ऑब्वियस बात है एक समय के बाद बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज में फैटिगनेस हो जाएगी, और बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज जो है इंसुलिन का सिक्रेशन कम कर देगा, और इंसुलिन का सिक्रेशन कम होगा तो ऑब्वियस बात है पेशेंट पहुंच जाएगी डायबिटीज मेलेटस में, कंडीशन हो जाएगी क्या, सेकेंडरी डायबिटीज मेलेटस। देखिए दिक्कत कहां पर था, ग्रोथ हार्मोन के रिगार्डिंग में, लेकिन पहुंचा कहां पर, तो दूसरे, तो इसलिए इसे जो है सेकेंडरी डायबिटीज मेलेटस की कैटेगरी में रखते हैं। एक कंडीशन और, कुशिंग सिंड्रोम का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। कुशिंग सिंड्रोम की कंडीशन में क्या होता है, तो कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल ज्यादा हो जाता है। अब कोर्टिसोल हार्मोन भी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करेगा। अब ब्लड शुगर लेवल जैसे ही बढ़ेगा तो उस कंडीशन में भी सेम कंडीशंस कि बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज को ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, और एक समय के बाद बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज जो है वो थक जाएगी, फैटिगनेस हो जाएगी, और इंसुलिन का सिक्रेशन कम कर देगा, और इंसुलिन का सिक्रेशन कम होगा तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है बताइए, तो ऑब्वियस बात है डायबिटीज मेलेटस की कंडीशन, लेटर स्टेज में डायबिटीज मेलेटस की कंडीशन देखने को मिलने वाली है। तो कोर्टिसोल हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन होने के कारण से भी पेशेंट में डायबिटीज मेलेटस हो सकती है, और वह कंडीशन होगी बताइए कौन सा, तो सेकेंडरी, लेटर स्टेज में ही भले हो लेकिन होगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वह क्या जाने वाला है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ये नहीं होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो हमें चारों टाइप की डायबिटीज मेलेटस के बारे में अच्छे प्रकार से जानकारी होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन है विच इज अ माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलेटस। बताइए कौन सा माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन जो है डायबिटीज मेलेटस की कंडीशन में जनरली देखने को मिलने वाली है। पहला है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सेकंड ऑप्शन है डायबिटिक नेप्रोपैथी, थर्ड ऑप्शन है स्ट्रोक, और डी ऑप्शन है पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज। यहाँ पर याद रखिएगा नाम क्या छिपा है, माइक्रोवास्कुलर, है ना, MICRO। एक होता है माइक्रो MACRO, और यहाँ पर है MICRO, है ना। तो MICRO वाले काफी छोटा होता है ना, काफी कैपिलरी सब आता है इसमें। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, प्लीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर कोई मुझे बताएंगे। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन की राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन के राइट आंसर को अपन पता करते हैं, है ना। तो जनरली कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलेटस, है ना, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलेटस जनरली दो टाइप्स की हो सकती है। एक तो एक्यूट वाले, है ना, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन वाले। देखिए यहाँ से जो है क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हमेशा रहता है। ध्यान दीजिए डायबिटीज मेलेटस की टॉपिक्स है लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशन वाले से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हमेशा रहता है ना। तो एक्यूट डायबिटीज मेलेटस, है ना, सॉरी एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस होगा पहला जो होगा एक्यूट, और सेकंड जो रहने वाला है दैट इज क्रॉनिक, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन। अब एक्यूट कॉम्प्लिकेशन जो होता है डायबिटीज मेलेटस का, तो इसमें जनरली देखने को मिल सकता है, बताइए कौन सा, तो पहला जो है हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होगा। आपसे कोई पूछे कि डायबिटीज मेलेटस का एक्यूट कॉम्प्लिकेशन बताइए क्या रहने वाला है, एक्यूट पूछे तो मोस्ट कॉमन जाता है दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया, है ना। इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज मेलेटस का जो कंडीशन होती है दैट इज DKA, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस जो है वह टाइप 1 डायबिटीज मेलेटस का कॉम्प्लिकेशन होता है। यहां पर जो है थर्ड होगा हाइपर, ध्यान दीजिए यहां पर ध्यान दीजिए, हाइपर एस्मोलर, है ना, हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर एस्मोलर नॉन कीटोइक सिंड्रोम HHNS। और यह जनरली कॉम्प्लिकेशन जो होता है दैट इज टाइप 2 डायबिटीज मेलेटस का।
तो ये जो है तीनों टैप्स जो मैंने लिखाया, तीनों कंडीशन जो लिखाया, हाइपोग्लाइसेमिया, डीके और एचएचएनएच, तीनों जो है एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस होती है किसका, तो डायबिटीज मेलेटस का। और सबसे मस्ट कॉमन तीनों में बात किया जाए तो मस्ट कॉमन रहने वाला है बेटा जी, वह रहने वाला है हाइपोग्लाइसेमिया। लेकिन यहाँ पर बात करें क्रॉनिक रिगार्डिंग में, तो क्रॉनिक में भी दो टाइप्स की कॉम्प्लिकेशंस जो है वह देखने को मिलने वाली है डायबिटीज मेलेटस की कंडीशन में। पहला जो रहने वाला है वह रहने वाला है माइक्रोवास्कुलर वाले, माइक्रोवास्कुलर। यहाँ पर माइक्रो वर्ड लगा है, माइक्रो वर्ड का मतलब होता है छोटा, है ना, माइक्रो वर्ड का ही मतलब होता है छोटा। तो मान के चलिए ब्लड वेसल्स में जो ब्लड कैपिलरी होती है, तो ब्लड कैपिलरी वगैरह को डैमेज करेगा तो वह जाने वाला है माइक्रोवास्कुलर में। और एक होता है क्रोनिक में ही माइक्रोवास्कुलर, जो बड़े, ध्यान दीजिए, जैसे कि आर्टेरियल हो गया, है ना, आर्टेरियल हो गया, है ना, वेन्यूल्स हो गया, तो आर्टेरियल्स वाला ब्लड वेसल्स को डैमेज करे, आर्टेरियल्स वाला ब्लड वेसल्स को डैमेज करे, तो वह रहने वाला है किसमें, तो माइक्रोवास्कुलर, है ना, माइक्रोवास्कुलर, है ना। तो ये दो टैप्स होती है। अब जनरली इसमें जो कंडीशंस देखने को मिलेगी, अब मान के चलिए आप जानते हैं कैपिलरी जो है डैमेज होगा, है ना, माइक्रोवास्कुलर वाली ब्लड कैपिलरी जो है डैमेज होगा। और ब्लड कैपिलरी डैमेज होने के कारण से मान के चलिए जो कैपिलरी न्यूरॉन्स को, ध्यान दीजिए, जो कैपिलरी न्यूरॉन्स को ब्लड सप्लाई कर रहा था वह कैपिलरी डैमेज हो जाए, तो ऑब्वियस बात है न्यूरॉन्स को ब्लड सप्लाई नहीं होगी। और न्यूरॉन्स को ब्लड सप्लाई नहीं होने के कारण से कंडीशन हो सकती है क्या, न्यूरोपैथी की। तो जनरली न्यूरोपैथी की जो कंडीशन होती है वह क्रॉनिक नेचर की होती है, अचानक से नहीं होगी, है ना, अचानक से नहीं होगी, धीरे धीरे ग्रेजुअली होगी। तो जिसमें जो है वह किस में आएगी, तो माइक्रोवास्कुलर चेंजेस के कारण से। इसके बाद रेटिनोपैथी, रेटिनोपैथी मतलब आंख से रिलेटेड, तो वहां पर जो है रेटिनोपैथी, जिसमें रेटिनोपैथी, ध्यान दीजिए, जो रेटिना को ब्लड सप्लाई कर रहा था माइक्रोवास्कुलर, है ना, वहां पर डैमेज हो जाएगा इसमें। तो ऑब्वियस बात है रेटिना वाले जो आइज वाले रीजन है उसको ब्लड सप्लाई नहीं होगी, और वहां पर जो कंडीशन होने वाला है दैट इज रेटिनोपैथी। आप लोगों ने जरूर सुना होगा न्यूरोपैथी होता है, रेटिनोपैथी होता है, और थर्ड जो है किडनी की नेफ्रॉन्स को जो है ब्लड सप्लाई नहीं हो तो उसे बोलता है नेफ्रोपैथी, नेफ्रोपैथी। तो ये जो सभी आने वाला है माइक्रोवास्कुलर में, ये तीन कंडीशन आने वाला है। लेकिन माइक्रो में ये जो मान के चलिए आर्टेरियल वॉल वगैरह सब, आर्टेरियल ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाए तो उसमें एमआई का नाम जरूर सुना होगा। तो एमआई, अगर डायबिटीज मेलेटस में एमआई हो रहा है तो इसका कारण है माइक्रोवास्कुलर जो ब्लड वेसल्स है उसकी डैमेज होना। इसके बाद स्ट्रोक, स्ट्रोक भी किस में आने वाला है, तो इसमें आने वाला है ना। इसके बाद एथेरोस्क्लेरोसिस भी आएगा इसमें, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये तमाम प्रकार की कंडीशन जो होने वाली है माइक्रोवास्कुलर में। तो बताइए आपको इसमें से पूछा तो कौन सा ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है नेफ्रोपैथी, है ना, नेफ्रोपैथी मतलब किडनी की जो नेफ्रॉन है उसे डैमेज पहुंचाएगा। तो इस क्वेश्चन है, क्योंकि माइक्रो पूछा है आपसे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा दैट इज बी। अच्छा, ये CAD है ना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो ये माइक्रो में आएगा, MACRO में, है ना, MACRO में। तो ये जो है नहीं रहने वाला है। ये स्ट्रोक भी किस में आएगा, तो माइक्रो, है ना, माइक्रोवास्कुलर में, तो ये भी नहीं रहने वाला है। पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, तो ये जो है ये भी किस में आने वाला है, तो माइक्रो वाले में। तो एक कंडीशन केवल जो है यह आने वाला है माइक्रोवास्कुलर में, रिमेनिंग सभी कंडीशन जो है किस में आने वाला है, माइक्रो में, माइक्रोवास्कुलर। तो यहां तक क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर गया डेट इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, द क्लासिक ट्रायड ऑफ डायबिटीज मेलेटस इंक्लूड्स। बताइए क्लासिक ट्रायड क्या होता है, डायबिटीज मेलेटस का क्लासिक ट्रायड क्या होता है। प्लीज आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या रहने वाला है। पहला ऑप्शन है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। सेकंड ऑप्शन है फीवर कफ डिस्निया। थर्ड ऑप्शन है एडिमा, ओलिग्यूरिया, हाइपरटेंशन। और डी ऑप्शन है नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या रहना चाहिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है डायबिटीज मेलेटस के रिगार्डिंग में, ध्यान दीजिए, आपसे पूछा गया है डायबिटीज मेलेटस के रिगार्डिंग में। आप जानते हैं डायबिटीज मेलेटस की कंडीशन में ब्लड शुगर लेवल जो है, चाहे टाइप 1 डायबिटीज मेलेटस हो या टाइप 2 डायबिटीज मेलेटस हो, है ना, दोनों कंडीशंस में ब्लड शुगर का लेवल ज्यादा होता है। तो ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होने के कारण से क्या होगा, तो इसका लॉजिक हमें समझना जरूरत है। अब जनरली होता क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जनरली होता क्या है कि हमारे किडनी जो होता है, ये किडनी जो आप देख रहे हैं, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होती है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, है ना, ऑफ द, वन सेकेंड, ये जो है मान के चलिए क्या है, नेफ्रॉन है ना, किडनी की नेफ्रॉन है। अब यह किडनी की कैपेबिलिटी क्या होती है,
कि हमारे ब्लड ग्लूकोज का लेवल, ध्यान दीजिए, हमारे ब्लड में हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है वह यूरिन के द्वारा अगर एक्सक्रीट आउट होने के लिए जाएगा तो सब उसे जो है पुनः पूरे तरीके से रीएब्जॉर्ब करवा लेगा। पूरे तरीके से रीएब्जॉर्ब करने का मतलब है कि यूरिन के द्वारा जनरली ग्लूकोज का एक्सक्रीशन नहीं होने देगा। अब नहीं होगा तो कब तक नहीं होगा? जब तक हमारे ब्लड ग्लूकोज का लेवल 180 mg पर डीएल है। लेकिन जैसे ही ब्लड ग्लूकोज का लेवल 180 mg पर डीएल से ज्यादा होगा, ध्यान दीजिए 180 mg पर डीएल से ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन में अब न्यूरॉन, ये नेफ्रॉन जो है, यह शुगर को भी या ग्लूकोज को भी क्या करेगा? तो यूरिन के द्वारा बाहर एक्सक्रीट करना शुरुआत कर देगा। याद रखिएगा, अब जैसे ही मान के चलिए ग्लूकोज जो है इस यूरिन के द्वारा जो है कहां पर? तो यूरिन के द्वारा जो है बाहर निकलेगा, तो यह ग्लूकोज जो है एक प्रेशर जनरेट करता है जिसका नाम है ऑस्मोटिक एस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, याद रखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होने के कारण से क्या होगा? तो जनरली ऑस्मोटिक प्रेशर जो है अपने साथ जो है वाटर को भी लेकर, ध्यान दीजिए, वाटर भी ले जाएगा, वाटर भी लेकर एक्सक्रीट आउट होगा। तो जनरली डायबिटीज मेलिटस की कंडीशन में ब्लड शुगर का लेवल ज्यादा होता है, 180 mg पर डीएल से ज्यादा होता है, और इस कंडीशन में यूरिन के द्वारा जो है ग्लूकोज एक्सक्रीट आउट होने लगता है। कंडीशन होती है ग्लाइकोसूरिया। अब जैसे ही ग्लूकोज एक्सक्रीट आउट होगा तो ग्लूकोज के द्वारा एक प्रेशर जनरेट किया जाता है जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा जो है वाटर को खींचकर जो है यह भी यूरिन के द्वारा बाहर ले जाता है। अब वाटर जो है यूरिन के द्वारा ज्यादा बाहर निकलेगी तो उस कंडीशन को कहा जाता है पॉलीयूरिया। उस कंडीशन को कहा जाता है पॉलीयूरिया। अब ऑब्वियस बात है, हमारी सेल्स को ग्लूकोज मिल नहीं रही है लेकिन यूरिन के द्वारा बाहर निकल रही है, तो सेल्स को क्या होगा? तो भूख लगेगी। ऑब्वियस बात है, सेल्स को प्रॉपर ग्लूकोज मिल नहीं रहा है। तो जनरली टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस की कंडीशन में क्या होता है? टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस की कंडीशन में क्या होता है कि सेल्स के अंदर ग्लूकोज तो जा नहीं रही है, तो उस कंडीशन में हमारी हाइपोथैलेमस में जो हंगर सेंटर है उसको स्टिमुलेट करके और पेशेंट में जो है पॉलीफेजिया की कंडीशन जनरेट कर दिया जाता है। तो पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया। अब वाटर लॉस ज्यादा हो रहा है तो बॉडी जो है डिहाइड्रेशन की तरफ बढ़ सकती है, तो उस कंडीशन में शरीर को प्यास की तरफ भी आगे बढ़ेगी। हाइपोथैलेमस में थ्रस्ट सेंटर होती है, तो वहां से जो है कंट्रोल होगा किसे? तो पॉलीडिप्सिया की। तो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, तीन कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी? डायबिटीज मेलिटस की। तो यहाँ पर देखिए पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। पॉलीयूरिया क्यों? क्योंकि ग्लूकोज एक्सक्रीट आउट हुआ तो साथ साथ वाटर को भी बैंड करके ले गया, और बैंड करके ले गया तो उस कंडीशन को बोलेंगे पॉलीयूरिया, ज्यादा वाटर का लॉस होना, है ना। तो जनरली डायबिटीज मेलिटस 1 हो या 2 हो, जनरली दोनों कंडीशन में क्या होने वाला है? तो वाटर का लॉस ज्यादा होगा, और वाटर का लॉस ज्यादा होगा तो पॉलीयूरिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। पेशेंट को वाटर लॉस होने के कारण से प्यास ज्यादा लगेगा तो पॉलीडिप्सिया होगी, और पेशेंट को भूख भी ज्यादा लगेगी क्योंकि सेल्स को तो ग्लूकोज मिल नहीं रहा है, जिसके कारण से हंगर सेंटर स्टिमुलेट हो जाएगा और पेशेंट को होने वाला है पॉलीफेजिया। तो ये जो है इसका राइट आंसर जो है जा सकता है। फीवर, कफ, डिस्निया, तो ये नहीं हो सकता है। जनरली यह जो है निमोनिया की कंडीशंस हो सकती है, तो ये ऑप्शन नहीं जाएगी। एडिमा, ओलिगोयूरिया और हाइपरटेंशन, तो ये जनरली किसका हो सकता है? तो यह जनरली जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का हो सकता है, तो ये भी नहीं रहने वाला है ना। अब यहाँ पर बात किया जाए नोजिया, है ना। यहाँ पर ध्यान दें, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, तो जीआईटी कॉम्प्लिकेशन है, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा डेट इज। इस क्वेश्चन का याद रखिएगा, डायबिटीज मेलिटस में जो ट्राइड फीचर्स होता है, ट्राइड है ना, डायबिटीज मेलिटस का ट्राइड फीचर्स जो होता है, क्लासिक ट्राइड होता है, वो पॉलीयूरिया, 3P से आपको याद रखना है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर गया डेट इज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताइए, क्वेश्चन है विच इंसुलिन हैज द फास्टेस्ट फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन। इसमें से कौन सा इंसुलिन का टाइप है जिसका एक्शन जो है काफी जल्दी होता है, फास्टेस्ट होता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कोई मुझे बताएंगे आप लोगों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाने वाला है? कोई मुझे बताएंगे आप लोगों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वह क्या जाने वाला है? फास्टेस्ट एक्शन पूछा गया आपसे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो जनरली इंसुलिन जो है वह 4 प्रकार की होती है। कोई मुझे बताएंगे कौन कौन सी? तो पहला टाइप की जो इंसुलिन होती है, ध्यान दीजिए, पहला टाइप की इंसुलिन जो होती है दैट इज रैपिड एक्टिंग। रैपिड, हमें टाइप्स पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके सीएचओ के एग्जाम में, मतलब बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनती है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हमेशा रहती है। पूरे इंडोक्राइन सिस्टम में 50% जो पोर्शन रखता है वह डायबिटीज मेलिटस अकेला रखता है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हमेशा रहती है। तो रैपिड, ध्यान ध्यान दीजिए, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एक होता है। सेकंड जो होता है
है ना। ये टॉपिक्स अगर आप कवर कर रहे हैं तो केवल सीएचओ एग्जाम के लिए ही प्रिपरेशन नहीं हो रहा है, साथ साथ जो है आपका नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन जो है आपके लिए कहीं ना कहीं हो रहा है। सेकंड जो होता है दैट इज शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। क्या होता है एक एक करके अपन जो है चर्चा करेंगे। इसके बाद होता है इंटरमीडिएट, इंटर है ना, इंटरमीडिएट है ना, इंटरमीडिएट इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग। और लास्ट इज द लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। तो जनरली 4 टाइप की यह इंसुलिन होती है। अब बात किया जाए रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। अब रैपिड एक्टिंग इंसुलिन में जो एग्जाम्पल आता है तो 3 प्रकार की एग्जाम्पल आता है, लिस्प्रो, लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिसिन। जनरली इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है वह रहने वाला है 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के अंदर जो है यह इंसुलिन शरीर में काम करना शुरुआत कर देता है। और यह जनरली रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो इसका रूट रहने वाला है, याद रखिएगा, कॉमन याद रखिएगा, यह दोनों इंसुलिन का है ना, रैपिड एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का दोनों दोनों रूट से दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस या इंट्रावेनस। लेकिन ये दोनों इंसुलिन जो होता है इसको केवल सबक्यूटेनियस के रूट से ही दे सकते हैं, इंट्रावेनस नहीं दे सकते, है ना। तो एक तो ये। अब बात करें शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। तो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का एक जाना पहचाना एग्जांपल जो हॉस्पिटल सेटिंग में हो सकता है, आप लोगों ने देखा होगा, ज्यादा यूज किया जाता है, दैट इज रेगुलर इंसुलिन। रेगुलर इंसुलिन जो है वह जनरली शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का एग्जांपल है और यह जनरली अपना काम जो शुरुआत कर देता है अराउंड विद इन 30 मिनट्स के अंदर। तो पेशेंट को जो है विद इन 30 मिनट्स के अंदर जो है खाना खिलाना जरूरत है। आपसे पूछा जाए कि किसी पर्सन को डायबिटीज वाले पेशेंट को रैपिड एक्टिंग इंसुलिन लग रहा है, तो बताइए कितनी देर में खाना खिला देना चाहिए। तो आपको पता है कि इसका एक्शन शुरुआत हो जाएगा कितने 50 मिनट्स में। तो विद इन 15 मिनट्स में जो है पेशेंट को खाना जरूर खिला देना चाहिए। इसके बाद इंटरमीडिएट इंसुलिन, इसका एग्जाम्पल जो है एनपीएच इंसुलिन, आप लोगों ने जरूर सुना होगा। और एनपीएच इंसुलिन जो है जनरली या 1 से 2 आवर्स में अपना काम करना शुरुआत कर देती है। अब यहाँ पर रहा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। तो जनरली लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का एग्जाम्पल होता है बेसालॉग, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बेसालॉग या गिलार्जिन, है ना, बेसालॉग या गिलार्जिन। तो ये बेसालॉग या गिलार्जिन जो होता है एक ही बात है, दोनों है ना ब्रांड नेम है। तो बेसालॉग और गिलार्जिन जो होता है इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है डेट इज 2 से 4 आवर, 2 से 4 आवर। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, विच इंसुलिन हैज फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन। तो बताइए फास्टेस्ट तो ये हो सकता है रेपिड, रेपिड में कौन सा होगा। तो लिस्प्रो जो यहाँ पर देख रहे हैं, लिस्प्रो कितनी देर में काम करना शुरुआत कर देगा, तो विद इन जो है 15 मिनट में काम करना शुरुआत कर देगा। रेगुलर इंसुलिन कितनी देर में काम करना शुरुआत कर देगा, तो 30 मिनट्स में करना शुरुआत कर देगा। एनपीएच इंसुलिन तो 1 से 2 आवर्स में। और बात करें गिलार्जिन जो है वह सबसे लेट करेगा, दैट इज 2 से 4 आवर्स में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, ये नॉर्सेट के एग्जाम में भी अभी आया हुआ क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा डेट इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन है, ए कॉन्शियस डायबिटिक पेशेंट हैज हाइपोगलाइसेमिया, व्हाट शुड बी गिवन इमीडिएटली। हाइपोगलाइसेमिया की कंडीशन में एक पेशेंट है, तो क्या एज ए नर्सिंग ऑफिसर या आप जो है क्या देने वाले हैं। मान के चलिए आप सीएचओ सेंटर पे जो है जॉब करेंगे और एक पेशेंट हाइपोगलाइसेमिया वाले आपके सामने है, तो बताइए आप क्या करने वाले हैं। तो हाइपोगलाइसेमिया कंडीशन जो है कब होती है, तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल 60 mg/dl से क्या हो जाए, तो कम हो जाए। अब 60 mg/dl से कम जो है, इसमें भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अगर 60 mg/dl से कम हो तो इसे बोलते हैं माइल्ड हाइपोग्लाइसेमिया, माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, है ना, माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। सेकंड जो है, अगर यही जो है 40 mg/dl से कम हो तो इसे कहा जाता है मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया, मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया। अगर यही जो है 20 mg/dl से कम हो जाए तो इस कंडीशन को कहा जाता है सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये बात क्लियर हो गया। आपसे पूछा जाए मॉडरेट बताइए कब होगा, तो जब आपको ये बात पता होना चाहिए कि 40 mg/dl से अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो उसे कहा जाएगा मॉडरेट, है ना। अब रहा बात पेशेंट यहाँ पर क्या है, तो कॉन्शियस भी है ना, कॉन्शियस। और कॉन्शियस जनरली जो है माइल्ड में ही दिखने को मिलता है,
ध्यान दीजिए माइल्ड में ही दिखने को मिलता है, यहाँ तक पेशेंट पहुंचते पहुंचते अनकॉन्शियस हो जाएगी, है ना। और अनकॉन्शियस वाले पेशेंट को कभी भी ओरल रूट से कोई भी ग्लूकोज जो है नहीं देने वाले हैं, क्योंकि पेशेंट को एस्पायरेशन का चांसेस हो सकता है। तो यहाँ पर जनरली जब पेशेंट में जो है हाइपोग्लाइसेमिया हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कौन सी टाइप की हाइपोग्लाइसेमिया है, लेकिन साथ में ये जरूर बता दिया गया है कॉन्शियस है, तो ये मान के चलिए कि पेशेंट जो है कहीं ना कहीं जो है, अच्छा इसमें सेमी कॉन्शियस हो सकता है, इसमें अनकॉन्शियस हो सकता है, तो पेशेंट जो है 60 mg पर डीएल से उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया। तो जनरली इसमें पेशेंट को तुरंत जो है 15 से 20 ग्राम तुरंत ग्लूकोज जो है ओरल रूट से देने वाले हैं, वाटर के थ्रू, है ना, वाटर के द्वारा जो है, वाटर के साथ में 15 से 20 ग्राम तुरंत दीजिए, यही एक मैनेजमेंट है। फिर से क्या करेंगे, ब्लड शुगर लेवल जो है कुछ देर के बाद 15 मिनट के बाद जो है चेक करने वाले हैं। यहाँ पर जो है अगर मॉडरेट टाइप का है तो इसमें ध्यान दीजिए 20 से 30, है ना, 20 से 30 ग्राम, है ना, 20 से 30 ग्राम जो है तुरंत ग्लूकोज देने वाले हैं, ओरल रूट से ही देने वाले हैं। लेकिन अगर सीवियर टाइप का है पेशेंट, मतलब सीवियर कंडीशन है, पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, तो अनकॉन्शियस इस कंडीशन में पेशेंट में याद रखेगा, इस कंडीशन में जो है पेशेंट को कभी भी ओरल रूट से ग्लूकोज नहीं देने वाले हैं। इस कंडीशन में आईवी रूट से D25 जो है पेशेंट में कन्वर्ट करने वाले, सॉरी कनेक्ट करने वाले हैं। अगर D25 है तो यह 100 ml देंगे, अगर D50% अवेलेबल है तो यह जो है 50 ml पेशेंट में देने वाले हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डेट इज, है ना, 15 ग्राम फास्टेस्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ग्लूकोज का पाउडर पिला देंगे, है ना। इंसुलिन, क्या बताइए पेशेंट को इंसुलिन लग सकता है बेटा, इंसुलिन लगेगा, पेशेंट ऑलरेडी हाइपोग्लाइसेमिया के कंडीशन में, इंसुलिन लगने के कारण से पेशेंट जो है और सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया की तरफ बढ़ सकता है। तो ये तो गलती से भी आप मत दीजिएगा। हाई प्रोटीन मील, तो जनरली हाई प्रोटीन मील जो है ये प्रोटीन डाइजेशन होगा, बहुत लंबा प्रोसेस होगा, तब तक जो है पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकती। आईवी एंटीबायोटिक, तो आईवी एंटीबायोटिक जनरली इन्फेक्शन की कंडीशन में देते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये भी नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है डेट इज, तो क्लियर है सभी को, क्लियर है। एक एक क्वेश्चन जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन से क्वेश्चन, सॉरी एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहेगी, एक एक क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ स्किन कंटेन मेलानोसाइट्स, मेलानोसाइट्स जो है कौन सी लेयर में सिचुएटेड होती है, या मतलब प्रेजेंट होती है, कौन सी लेयर में बताइए। तो स्किन की जनरली आप लोग जानते होंगे कि दो लेयर होती है, ये मान के चलिए स्किन, है ना, स्किन की दो लेयर है। तो सबसे ऊपर लेयर है डेट इज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और सेकेंड इज डर्मिस। अब जनरली मेलानोसाइट सेल जो होती है, बताइए कौन सी सेल्स में होगी, एपिडर्मिस में या डर्मिस में। एक बार ये पहले कंफर्म कीजिए कि एपिडर्मिस में होगी या डर्मिस में, बताइए एपिडर्मिस में होगी या डर्मिस में। तो जनरली यह मेलानोसाइट सेल जो है वह एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है। अब आप लोग कभी ना कभी जरूर सुना होगा एपिडर्मिस के भी 5 लेयर होती है। सबसे ऊपर वाले जो लेयर होता है उससे बोला जाता है अस्ट्रेटम कॉर्नियम, है ना। इसके बाद सेकेंड लेयर जो होता है डेट इज अस्ट्रेटम, बताइए, लूसिडियम। थर्ड जो होता है अस्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, फोर्थ जो होता है अस्ट्रेटम स्पाइनोसम, और लास्ट वाले जो लेयर होता है डेट इज अस्ट्रेटम बेसल। तो ये जो आप देख रहे हैं अस्ट्रेटम बेसल, इसका नाम मैं लिख देता हूं, अस्ट्रेटम बेसल। तो अस्ट्रेटम बेसल में जनरली 90% जो सेल्स होती है वह केराटिनोसाइट सेल्स होती है, और 10% के अराउंड जो सेल्स होगा, 10% के अराउंड जो सेल्स होगा उस सेल्स का नाम होता है मेलानोसाइट सेल्स। उस सेल्स का नाम होता है क्या, मेलानोसाइट सेल्स। अब ये बात तो क्लियर हो गया मेलानोसाइट सेल्स कहाँ पर पाया जाएगा। तो 90% जो सेल्स होगा वह होगा कौन सा, तो केराटिनोसाइट सेल्स। मैक्सिमम यहाँ पर जो सेल्स होगा वह रहने वाला है केराटिनो सैड सेल्स, जो क्रेटिन प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, है ना। स्किन में मैक्सिमम प्रोटीन जो होती है एपिडर्मिस वाले लेयर में वो क्रेटिन प्रोटीन ही होती है। तो मेलानोसाइट सेल्स बताइए कौन सी लेयर में प्रेजेंट होगी, तो वह रहने वाला है अस्ट्रेटम बेसल्स में। अस्ट्रेटम बेसल्स में जो है कौन सा सेल्स होगा, मेलानोसाइट सेल्स। अब यह मेलानोसाइट सेल जो है एक हार्मोन का प्रोडक्शन करता है जिसका नाम है मेलेनिन, मेलेनिन। अब यह मेलेनिन हार्मोन क्या काम करेगा, तो जनरली मेलेनिन हार्मोन का जो प्राइमरी काम होता है यूवी रेस से हमारे स्किन को बचाना। अब जैसे ही मेलानोसाइट सेल्स मेलेनिन का सेक्रेशन करेगा तो यह स्किन वाले लेयर में, एपिडर्मिस वाले लेयर में डिफ्यूज हो जाएगा, और डिफ्यूज होने के कारण से आईवी रेज को जो है स्किन के अंदर एंट्री होने से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा।
और ऑब्वियस बात है यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज अगर स्किन में नहीं आएगा तो पेशेंट को स्किन कैंसर होने से कहीं ना कहीं जो है बचाव करने वाला है। तो मेलानोसाइट सेल जो है यूवी रेज से जो है ना, प्रोटेक्ट करता है स्किन को। साथ साथ जो है यही मेलेनिन हार्मोन के प्रेजेंस के कारण से किसी पर्सन का स्किन जो है वह डार्क होता है। जनरली मान के चलिए कोई वर्कर जो है या कोई ऐसी पर्सन जो धूप के कांटेक्ट में ज्यादा होता है, अब धूप के कांटेक्ट में ज्यादा होगा तो हमारे शरीर के द्वारा, हमारे शरीर के मेलानोसाइट सेल्स के द्वारा मेलेनिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा और आप देखते होंगे कि उस पर्सन का स्किन जो है वह डार्क पड़ जाता है। कारण है कौन सा हार्मोन? तो मेलेनिन हार्मोन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा डेट इज ए। स्ट्रेटम कॉर्नियम सबसे बाहरी लेयर होती है, डेड लेयर होती है जो प्राइमरी बैरियर की तरह काम करने वाली है, तो ये ऑप्शन नहीं होगी। डर्मिस वाले लेयर जो होता है ये वाले लेयर है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। और हाइपोडर्मिस, तो याद रखिएगा अगर फंक्शनली फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्किन की दो लेयर होती है और एनाटोमिकली बात किया जाए, स्ट्रक्चर की बेसिस पर बात किया जाए तो स्किन की तीन लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और इसके नीचे एक और लेयर होती है डेट इज हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस। तो अगर कहीं पर दो लेयर लिखा है स्किन की, एपिडर्मिस और डर्मिस केवल, तो वह फंक्शंस के बेसिस पे है, लेकिन स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो है तीन लेयर हो सकती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये भी नहीं जाएगा। कहां पर रहेगा? तो स्ट्रेटम बेसल्स में, एपिडर्मिस की स्ट्रेटम बेसल्स में प्रेजेंट होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है? कोई मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द स्किन आफ्टर एक्सपोजर टू सनलाइट। बताइए कौन सी विटामिन का सिंथेसाइज होता है, कौन से विटामिन का सिंथेसाइज होता है सनलाइट की एक्सपोजर के कारण से? कोई मुझे बताएंगे? हाँ, तो जनरली आप लोग सुनते भी होंगे कि भैया धूप में बैठो क्या मिलेगी? विटामिन डी, है ना, हड्डियां मजबूत होगी। क्योंकि यही विटामिन डी जो है जब एक्टिवेट हो जाएगा तो उसमें जो है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। और ऑब्वियस बात है कैल्शियम ज्यादा होगी, बोन के अंदर कैल्शियम ज्यादा होगी तो हड्डियां क्या होगी? मजबूत होगी। तो जनरली क्या होता है, जैसे ही सनलाइट जो है, ये मान के चलिए सनलाइट है, सनलाइट का एक्सपोजर पड़ता है कहाँ पर? हमारे स्किन के एपिडर्मिस में। तो अभी अभी मैंने लेयर बताया था, ये मान के चलिए एपिडर्मिस है और ये है डर्मिस। एपिडर्मिस की 5 लेयर होता है और सबसे नीचे वाले जो लेयर होता है, बताइए कौन सा लेयर था? स्ट्रेटम बेसल, है ना, अभी अभी मैंने बताया जिसमें मेलानोसाइट सेल्स प्रेजेंट था। यह स्ट्रेटम बेसल वाले लेयर है ना। स्ट्रेटम बेसल्स वाले लेयर में मैंने बताया 10% जो सेल्स होती है वह कौन सा सेल्स होता है? मेलानोसाइट सेल्स होता है। ये मान के चलिए क्या है? तो मेलानोसाइट सेल्स है। और 90% जो सेल्स होगा डेट इज केराटिनोसाइट सेल्स, है ना। 10% जो सेल्स होता है ये केराटिनोसाइट सेल्स, तो ये मान के चलिए मैक्सिमम जो है जैसे ही सनलाइट का एक्सपोजर होता है तो यह केराटिनोसाइट सेल जो है, याद रखिएगा केराटिनोसाइट सेल्स केराटिन प्रोटीन का तो फॉर्मेशन करेगा ही, लेकिन स्ट्रेटम बेसल्स का जो केराटिनोसाइट सेल्स है, यहाँ की जो केराटिनोसाइट सेल्स है, यह जनरली एक विटामिन का भी सिंथेसिस करता है और जिसका नाम है विटामिन डी। और विटामिन डी का यहाँ पर जो रूप फॉर्मेशन होता है डेट इज कोले कोले कैल्सीफिरॉल के फॉर्म में करता है, कोले कैल्सीफिरॉल के फॉर्म में करता है, विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है डेट इज डी। विटामिन सी नहीं होगा, विटामिन बी 12 नहीं होगा, विटामिन बी 12 जो है इंट्रेंसिक फैक्टर के प्रेजेंस में टर्मिनल इलियम के पास एब्जॉर्ब होती है, तो ये नहीं होने वाला है। और विटामिन ए भी नहीं होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर गया वह जाने वाला है डेट इज डी। क्लियर है सभी को बेटा? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वह क्या रहने वाला है? क्वेश्चन है विच हार्मोन ट्रिगर्स ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? ट्रिगर्स कौन सा हार्मोन करता है? कोई मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है? आप लोगों में से कोई मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो जनरली पहला ऑप्शन है एफएसएच। आप जानते हैं फीमेल के अंदर यह एफएसएच हार्मोन कहां से सिक्रेशन होता है? तो एंटीरियर पिट्यूटरी की थायरोट्रॉप सेल से। यह दोनों हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी की थायरोट्रॉप सेल से सिक्रेशन होती है। थोड़ी थायरोट्रॉप सेल्स नहीं, गोनाडोट्रॉप सेल्स, सॉरी यहाँ पर करेक्शन कीजिएगा, थायरोट्रॉप सेल्स नहीं, गोनाडोट्रॉप सेल्स, गोनाडोट्रॉप सेल से। अब यह एफएसएच जो है ब्लड के माध्यम से पहुंचेगा कहां पर? तो ओवरी के पास जो फॉलिकल्स है, ओवरी के पास जो फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स को क्या करेगा? तो मैच्योर करेगा, है ना। ड्यूरिंग मेच्योरेशन बताइए, मेच्योर होने के बाद जो है बताइए कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन करेगा फॉलिकल्स? तो वह करने वाला है एस्ट्रोजन, है ना, एस्ट्रोजन। अब मेच्योर जब फॉलिकल्स हो जाएगा तो इसके बाद जो है आएगा कौन सा हार्मोन? तो वही गोनाडोट्रॉप सेल एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन का और सिक्रेशन होता है डेट इज एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और यह मेच्योर फॉलिकल्स को क्या करवा देगा? तो रप्चर करवा देगा, रप्चर करवा देगा। रप्चर होने के बाद क्या हो जाएगा? तो ओव्यूलेशन, है ना।
ओव्यूलेशन हो जाएगा, दैट मीन सेकेंडरी ओसाइट्स बाहर निकल जाएगी, ओवम जो है बाहर निकल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा दैट इज बी। ध्यान दीजिए, एफएसएच जो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है यह फॉलिकल्स के मेच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन वह मेच्योर फॉलिकल्स को जो रप्चर करने का काम करेगा वह करने वाला है एलएच हार्मोन, है ना, वह करने वाला है एलएच हार्मोन। अब यह एस्ट्रोजन क्या करेगा? तो जनरली एस्ट्रोजन जो है, याद रखेगा, एस्ट्रोजन जो है यह हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया कराएगा। कहां पर? तो यूट्रस के एंडोमेट्रियम में। कहां से सिक्रेशन होता है? तो यह फॉलिकल से सिक्रेशन होता है। तो यह एस्ट्रोजन जाकर हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया करवाने वाला है। ध्यान दीजिए, यूट्रस की सबसे इनर लेयर है, ऑब्वियस बात है प्रेगनेंसी के लिए एंडोमेट्रियम को तैयार करेगा, लेकिन उस, ध्यान दीजिए, उस एंडोमेट्रियम वाले लेयर में ब्लड सप्लाई जो प्रॉपर होगा तो वह होने वाला है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण से। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर गया दैट इज बी। क्लियर है? तो एलएच हार्मोन जो है ट्रिगर की तरह काम करता है ओवुलेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच हार्मोन मेंटेन द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो सभी को पता होना ही चाहिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है आप लोगों के अकॉर्डिंग? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच, एलएच और प्रोलैक्टिन। बताइए कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के समय में एंडोमेट्रियम लेयर को बनाए रखता है? तो ऑब्वियस बात है एक ही हार्मोन है और वह है दैट इज क्या? प्रोलैक्टिन, है ना। प्रोलैक्टिन हार्मोन, सॉरी, प्रोलैक्टिन नहीं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोलैक्टिन नहीं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, है ना। प्रोलैक्टिन जो है लैक्टोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर जाएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियम लेयर को बनाने का काम करता है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है दैट इज बी। एफएसएच जो है फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है, या ओवुलेशन करने का काम करता है, और यह मिल्क सिंथेसिस करने का काम करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है दैट इज ए। क्लियर है बेटा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। फर्स्ट लाइन बैरियर जो है कौन सा होगा इसमें? एंटीबॉडीज, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, है ना। थर्ड ऑप्शन है टी लिम्फोसाइट्स, और फोर्थ ऑप्शन है बी लिम्फोसाइट्स। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए आप लोग के अकॉर्डिंग? कोई मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? बताइए। तो जनरली यहाँ पर जो है फर्स्ट लाइन डिफेंस की बात होती है, और जब भी फर्स्ट लाइन डिफेंस की बात होगी तो ऑब्वियस बात है जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में इंटर करेगा, तो इंटर करेगा कहाँ से? तो ऑब्वियस बात है यह जो या तो स्किन के द्वारा करेगा, और स्किन के अंदर आप जानते हैं स्किन के ऊपर, स्किन क्या है? तो प्राइमरी बैरियर की तरह काम करती है ना। इसके बाद जो है अगर ओरल के द्वारा इंटर करेगा तो ऑब्वियस बात है उस कंडीशन में क्या होगा? तो सर म्यूकोसा मेम्ब्रेन के लिए, जेनिटल ऑर्गन से भी इंटर करेगा तो म्यूकोसा मेम्ब्रेन से। तो ये म्यूकोसा मेम्ब्रेन जो होता है या स्किन जो होता है यह हमारे शरीर की प्राइमरी डिफेंस की तरह, ध्यान दीजिए, प्राइमरी बैरियर की तरह काम करने वाली है। तो इस क्वेश्चन का जो डायरेक्ट आंसर जाएगा डेट इज बी। लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडीज हो गया, है ना, डब्ल्यूबीसी सेल्स के द्वारा जो अगर इम्यून रिस्पॉन्स दिखाया जाएगा उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में, उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में, तो वह जाएगा सेकेंडरी बैरियर में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है डेट इज बी। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यह एंटीबॉडी जो है किससे बनाया जाता है? तो बी लिम्फोसाइट्स की प्लाज्मा सेल से, है ना, टी लिम्फोसाइट्स। तो ये सब सभी जो है डब्ल्यूबीसी के कहीं ना कहीं टाइप से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा बेटा डेट इज बी, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है? कोई मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप लोगों में से कोई मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन है, विच इम्यूनोग्लोबिन इज मेनली इन्वॉल्व्ड इन इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा इम्यूनोग्लोबिन? जनरली 5 प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन होती है जो बीटा सेल्स, सॉरी, जो बी लिम्फोसाइट्स की प्लाज्मा सेल्स के द्वारा सेक्रेशन होती है। गाम डे से याद रखे होंगे, आईजीजी, है ना, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजी, है ना। तो यहाँ पर जो है 4 दे रखा है, डी नहीं है। तो जनरली जब कोई एलर्जी कंडीशन हो, एलर्जी कंडीशन मान के चलिए कोई ऐसी ड्रग्स खाया जो आपके शरीर के लिए एलर्जेंस की तरह काम करे, या मधुमक्खियों ने काट लिया, है ना, बी स्टिंग कर दिया तो वह एलर्जेंस डाल दिया, तो उस कंडीशंस में याद रखिएगा इम्यून रिस्पॉन्स जो होने वाली है और जो एंटीबॉडीज बनेगी वह आईजीई, आईजीई इम्यूनोग्लोबिन ई, इम्यूनोग्लोबिन ई से याद रखिएगा एलर्जी, है ना। याद करने के तरीका है एलर्जी। अब यह इम्यूनोग्लोबिन क्या करेगा बेटा? यह जाकर जो है मास्ट सेल्स, मास्ट सेल से जाकर क्या हो जाएगा? तो मास्ट सेल्स, है ना, ध्यान दीजिए, मास्ट सेल्स को जाकर स्टिमुलेट करेगा और मास्ट सेल से जो है हिस्टामाइन का सेक्रेशन करवाना, हिस्टामाइन का सेक्रेशन करवाना शुरुआत कर देगा, और हिस्टामाइन के कारण से डिफरेंस टाइप की एलर्जिक
है ना, साइन सिम्टम्स देखने को मिलती है, जैसे इचिंग हो जाना, रेडनेस पड़ जाना, तो ये जनरली हिस्टामाइन्स के कारण से होता है। तो आपसे पूछा जाए एनाफाइलैक्सिस, एनाफाइलैक्सिस वर्ड का मतलब होता है सीवियर एलर्जी कंडीशन, तो इसमें कौन सा एंटीबॉडी या एलर्जी की कंडीशन में कौन सा एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल होती है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा डेट इज आईजीई, है ना, इम्यूनोग्लोबिन ई। अब यहाँ पर आईजीए, आईजीए जनरली कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो आपके म्यूकोसा वाले लेयर है ना, म्यूकोसा वाले लेयर है, मदर से जो है बच्चे के अंदर मिल्क के द्वारा जो एंटीबॉडी ट्रांसफर होता है वह आईजीए रहने वाला है, तो ये ऑप्शन नहीं जाएगा। आईजीएम जो है सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडीज होती है, सबसे मतलब साइज में बड़ा एंटीबॉडीज होती है, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले अपीयर यही एंटीबॉडीज होती है, तो ये ऑप्शन नहीं होने वाला है। और आईजीजी जो है सबसे ज्यादा नंबर में होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये भी नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बन सकती है, सबसे लार्जेस्ट नंबर में कौन सा होता है, तो आईजीजी जाएगा। सबसे पहले इन्फेक्शन में अपीयर कौन होगा, तो आईजीएम होगा। आईजीए जो है ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा कौन सा एंटीबॉडीज बच्चे को मिलता है, तो वह आईजीए जाएगा। और एलर्जी कंडीशन में कौन सी एंटीबॉडीज का लेवल बढ़ता है या इम्यूनोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है, एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबिन एक ही बात है, तो वह जाएगा आईजी, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा डेट इज डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वैक्सीनेशन मैनली प्रोड्यूसेज, बताइए कौन सा वैक्सीनेशन के कारण से, वैक्सीन लगाते हैं आप लोग, लगाए होंगे, तो बताइए वैक्सीन के कारण से आप वैक्सीन क्यों लगाते हैं, कि क्योंकि सर वैक्सीन लगाने से बेनिफिट यह है कि हमारे शरीर इम्यून जो है मतलब डेवलप कर ले ना, जैसे कोविड का आपने वैक्सीन लगाया कि भविष्य में हमें कोविड ना हो, बीसीजी का वैक्सीन लगाया होगा भविष्य में जो है क्या नहीं हो, तो ट्यूबरकुलोसिस नहीं हो। तो ये तमाम प्रकार की वैक्सीन आप क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो है एंटीबॉडी जो है वो डेवलप हो जाए, है ना। तो बताइए कौन सी टाइप की इम्यूनिटी बनने वाली है हमारे शरीर में, तो जनरली याद रखिएगा टीकाकरण, है ना, वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन से यहाँ पर यह जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप है। अच्छा, दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है, एक तो इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जो जन्म से ही प्रेजेंट होता है बच्चे के अंदर, है ना, और एक इम्यूनिटी हुआ जो जन्म के बाद प्रेजेंट होती है, तो उसे बोला जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यह एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो प्रकार की होती है, पहला जो होगा दैट इज एक्टिव, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और सेकंड जो होगा दैट इज पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या होता है, एग्जाम्पल से आप लोग अच्छे प्रकार से क्लियर हो जाइएगा। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी दो टाइप्स, फर्स्ट दैट इज नेचुरल, नेचुरल एक्वायर्ड, सॉरी नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल, और सेकंड जो होगा दैट इज आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, है ना, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब बात किया जाए पेसिव इम्यूनिटी में, तो इसमें भी दो टाइप्स होती है, इसमें भी दो टाइप्स, वही नेचुरल वाले, है ना, नेचुरल वाले, और सेकंड इज आर्टिफिशियल वाले, आर्टिफिशियल वाले। अब नेचुरल में बात करें, मान के चलिए किसी पर्सन को चिकन पॉक्स हो गया, और चिकन पॉक्स होने के कारण से आप लोग जानते होंगे कि चिकन पॉक्स एक ही बार हो सकता है, क्योंकि कारण है कि एक बार अगर चिकन पॉक्स हो गया तो शरीर ने एंटीबॉडीज डेवलप कर लिया, तो कोई इन्फेक्शन के कारण से उसके शरीर जो है एंटीबॉडीज डेवलप कर ले, तो वह जाने वाला है, बताइए वह किस में जाने वाला है, डेट इज नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। मान के चले किसी पर्सन को, अभी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाने वाला है डेट इज आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। किसी पर्सन में आपने क्या दे दिया, तो वैक्सीनेशन करवा दिया, वैक्सीनेशन किसी भी प्रकार की, चाहे कोविड का वैक्सीन हो, है ना, चाहे बीसीजी का वैक्सीन या हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन हो, है ना, तो वैक्सीन, वैक्सीन देने के कारण से बॉडी जो डेवलप करेगी इम्यूनिटी दैट इज आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब बात करें नेचुरल में, तो यहाँ पर नेचुरल पेसिव में, तो यहाँ पर जो बात किया जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा एक्टिव है और यहाँ पर क्या है, पेसिव है। जनरली जो एंटीबॉडीज मदर के द्वारा प्लासेंटा के थ्रू फीटस में ट्रांसफर किया जाता है दैट इज आईजीए, तो मदर से जो है बच्चे के अंदर मिलना, बेबी के अंदर मिलना, तो इसमें कौन कौन सा हो सकता है, तो प्लासेंटा के द्वारा, प्लासेंटा के द्वारा जो होने वाला है दैट इज इम्यूनोग्लोबिन जी, है ना, ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा जो मिलने वाला है दैट इज आईजीए। तो ये भी क्या है, एंटीबॉडीज है, तो मदर से बच्चे में जा रहा है, तो यह एग्जाम्पल होगा नेचुरल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लासेंटा के द्वारा जो बच्चे में इम्यूनिटी या सॉरी इम्यूनोग्लोबिन ट्रांसफर हुआ, तो बताइए वह कौन सी टाइप की इम्यूनोग्लोबिन इम्यूनिटी के टाइप्स में आएगा, तो वो जाने वाला है नेचुरल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। और बने बनाया रेडीमेड एंटीबॉडीज अगर किसी पर्सन में दे रहे हो, जैसे कि रेबीज वाले इम्यूनोग्लोबिन, हेपेटाइटिस बी वाले इम्यूनोग्लोबिन, है ना, तो यह जाने वाला है इम्यूनोग्लोबिन रेडीमेड वाले दे रहे हो, इम्यूनोग्लोबुलिन रेडीमेड वाले, है ना, बने बनाया रेडीमेड वाले दे रहे हैं, तो यह जाने वाला है आर्टिफिशियल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, वैक्सीन में बताइए कौन सा होगा, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा,
तो आर्टिफिशियल है क्या? नहीं है ना? तो एक्टिव, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनेट तो नहीं होगा, जन्म से प्रेजेंट होता है। ऑटो इम्यूनिटी नहीं होगा, है ना, ये तो नहीं होगा। पेसिव, पेसिव नहीं है, फिर एक्टिव जाएगा। लेकिन हकीकत में इसका भी आंसर क्या जाएगा? तो आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर है बेटा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है, अच्छा पेसिव इम्यूनिटी में दो प्रकार की, दो मैंने बताया था, इसमें भी है ना, पेसिव में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल, है ना। तो एक तो बने बनाए इम्यूनोग्लोबिन दे दीजिए, या मदर से जो बच्चे में ट्रांसफर हो रहा है ना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। और एक्टिव में दो प्रकार की आती है, इन्फेक्शन के द्वारा और वैक्सीनेशन के द्वारा। तो यहाँ पर जो है पूछा गया है किसके कारण से? वैक्सीनेशन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा डेट इज, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है? कोई मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वह क्या रहने वाला है? आप लोगों में से कोई मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बताइए कि एचआईवी प्राइमरी अटैक विद सेल्स, एचआईवी मुख्य रूप से किस कोशिकाओं को प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन है CD4 टी लिम्फोसाइट्स, सेकंड ऑप्शन है आरबीसी सेल्स, थर्ड ऑप्शन है प्लेटलेट्स, और डी ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वह क्या जाने वाला है? तो जनरली मान के चलिए यह जो है एक एचआईवी वायरस है ना, यह जो है एक एचआईवी वायरस है। अच्छा, इस एचआईवी वायरस के अंदर जो जीनोम होगी, कोई मुझे बताएंगे डीएनए होगी या आरएनए होगी? तो जनरली इस एचआईवी वायरस के अंदर जो जीनोम होती है वह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होती है। ये क्या है? तो आरएनए है ना, आरएनए है। अब जैसे ही किसी पर्सन में सेक्सुअल रूट से या बात करें बेटा, या बात करें इंजेक्शन के माध्यम से जो है या ट्रांसफर हुआ किसी हेल्दी पर्सन में, तो यह जीनोम जो है, सॉरी, यह वायरस जो है इंटर कर जाएगा। डब्ल्यूबीसी की एक सेल्स होती है जिसका नाम है टी लिम्फोसाइट्स, और टी लिम्फोसाइट्स के अंदर एक टैप्स होती है दैट इज CD4 या टी लिम्फोसाइट्स। अब जैसे ही इसके अंदर इंटर करेगा, जैसे ही मान के चलिए यह सेल्स जो है नॉर्मल CD4 सेल्स है, ये मान के चलिए CD4 सेल्स है ना, CD4 सेल्स है। तो यह वायरस इंटर कर जाएगा, और इंटर करने के बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है इंटर करने के बाद यह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से पहले इसको डीएनए बनाने की प्रोसेस करना पड़ेगा। किसे? तो एचआईवी वायरस को। और एचआईवी के पास जो है, एचआईवी वायरस के पास एक एंजाइम होती है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा, यहाँ पर मैं नाम लिखना चाहूंगा कौन सा एंजाइम है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंस में जो है यह किसका स्टैंडर्ड तैयार करेगा? तो डीएनए वाले। तो डीएनए का एक स्टैंडर्ड इसी प्रकार से दूसरा होगा, और दोनों स्टैंडर्ड आपस में मिल जाएगी और डबल स्टैंडर्ड का फॉर्मेशन करने वाला है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्मेशन। लेकिन यह डीएनए किसका है? यह डीएनए किसका है? तो वायरस का, वायरस का डीएनए है ना। अब यह वायरस वाले डीएनए क्या करेगा? होस्ट वाले डीएनए से अटैच होगा, क्योंकि CD4 सेल्स के पास भी खुद का डीएनए होता है। तो ये मान के चलिए होस्ट सेल्स का डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो ये मान के चलिए होस्ट सेल्स का डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब इस वायरस के पास एक एंजाइम और होता है जिसका नाम होता है, बताइए क्या है ना, जोड़ने वाले लैगेज एंजाइम, है ना। लैगेज एंजाइम के द्वारा जो है यह होस्ट डीएनए से जो है यह वायरस वाले डीएनए इस प्रकार से अटैच हो जाएगा। याद रखिएगा, इस प्रकार से अटैच हो जाएगा। और अटैच होने के बाद जो है अब यह CD4 सेल्स पर, CD4 सेल्स पर केवल होस्ट वाले डीएनए का कंट्रोल नहीं है, और वायरस वाले डीएनए का भी क्या हो गया? कंट्रोल हो गया, है ना। अब क्या करेगा? यहाँ पर वायरस जो है अच्छे प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करेगा। आप जानते हैं कोई भी सेल्स होती है, नॉर्मल अपनी शरीर की सेल्स होती है, उसकी फंक्शंस को रेगुलेट कौन करता है? तो न्यूक्लियस करता है। लेकिन हकीकत में न्यूक्लियस के अंदर जो बैठा डीएनए है वो करता है। तो डीएनए पहले, इस होस्ट का डीएनए केवल ये जो मैं पिंक कलर से बनाया यही केवल इस सेल्स को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब आरएनए का भी डीएनए जो है यह कंट्रोल करेगा, और एक समय के बाद जो है इस सेल्स को डैमेज, CD4 सेल्स को डैमेज कर देगा। और सबसे जो प्रभावित करता है वह CD4 सेल्स को करता है, आरबीसी को नहीं करता है, प्लेटलेट्स को नहीं करता है। हाँ, इसके कॉम्प्लिकेशन के तौर पे ये सब हो सकता है, लेकिन मस्ट जो होगा डेट इज ए, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा डेट इज ए। जब अगर मान नॉर्मल कितना होता है CD4 सेल्स का काउंट, नॉर्मल जो हमारे बॉडी में CD4 सेल्स का काउंट जो होता है वह 500 से 1500 पर क्यूबिक mm होता है। लेकिन अगर एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ है तो यही CD4 सेल्स को डैमेज करते करते 200 पर क्यूबिक mm अगर सेल्स की काउंट कर दे कम, तो उस कंडीशन को बोलते हैं, ध्यान दीजिए, उस कंडीशन को बोलते हैं एड्स, है ना, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए CD4 सेल्स काउंट कम होने के कारण से 200 से कम हो जाए, अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन की चांसेस रहेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा डेट इज डी, है ना, सॉरी ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर गया डेट इज ए।
बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? मलेरिया इज कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम और फंगस। बताइए आप लोगों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वह क्या रहने वाला है? कोई मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखिए मैं सभी टाइप्स का क्वेश्चन करवाता हूं, है ना, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके सीएचओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ साथ आपके स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मलेरिया, है ना, मलेरिया जो है एक ध्यान दीजिए मलेरिया किसके कारण से होता है, तो वह एक प्लाज्मोडियम जो एक प्रकार की पैरासाइट है, पैरासाइट है ना, पैरासाइट से। अब वायरस नहीं है, ये जनरली एड्स वगैरह होता तो ये वायरस है ना। इसके बाद बैक्टीरिया नहीं होगा, है ना, बैक्टीरिया नहीं होता है, फंगस नहीं होता है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आएगा, राइट आंसर जाएगा डेट इज सी, है ना। किसके द्वारा ट्रांसमिशन होता है मलेरिया? कोई मुझे बताएंगे कौन सी, किसके द्वारा ट्रांसमिशन होता है? तो इसके लिए एक मस्क्यूटो होता है, डेट इज फीमेल एनोफिलीज, है ना। फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो के द्वारा जो है यह ट्रांसफर होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर गया डेट इज। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विच ड्रग शुड जनरली बी अवॉइडेड फॉर फीवर इन डेंगू बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग रिस्क। बताइए जनरली क्या होता है कि डेंगू वायरस जो होता है या डेंगू वायरस जो है हमारी जो बोन मैरो होती है, ध्यान दीजिए बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स होता है उसको सप्रेस कर देता है। और उसमें से जो सप्रेस होगा तो उस सप्रेस होने के कारण से जो मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड होती है दैट इज थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस का मतलब होता है, यहाँ पर पूरा नाम मैं लिख देता हूँ सही से। थ्रोम्बोपोइसिस का मतलब होता है कि प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होना, प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होना। और इस बात से भी बिल्कुल अवगत होंगे कि प्लेटलेट्स जो है जनरली ब्लीडिंग को क्या करता है, तो होने से रोकता है, प्रिवेंट करने का काम करता है। तो जनरली डेंगू वायरस जो है जब डेंगू का इन्फेक्शन होता है तो यह हमारी बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स को सप्रेस कर देता है, जिसके कारण से थ्रोम्बोपोइसिस की प्रोसेस प्रॉपर नहीं होगी और प्लेटलेट्स की काउंट जो है वह डिक्रीज हो जाती है। अब प्लेटलेट्स का काउंट जैसे ही डिक्रीज होगा तो प्लेटलेट्स का काम क्या था? प्लेटलेट्स का काम था कि ब्लीडिंग को रोकना। लेकिन उस कंडीशन में बताइए कौन सी दवा नहीं दे सकते? तो जनरली यह जो है एस्प्रिन। एस्प्रिन जो है एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स होती है, मतलब जो प्लेटलेट्स जो होती है उसके जस्ट अपोजिट काम करती है ना। तो यह जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा डेट इज बी, क्योंकि प्लेटलेट्स का काम है ब्लड को रोकना, लेकिन जो है यह ब्लड को और ब्लीडिंग को और भी बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि डेंगू की कंडीशन में प्लेटलेट्स का काउंट ऑलरेडी कम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है डेट इज बी। पैरासीटामोल नहीं कर सकता है, ओरल फ्लूइड देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है डेंगू डेंगू शॉक सिंड्रोम की कंडीशन होती है तो पेशेंट को तो खूब देना चाहिए ये पानी, है ना। ओआरएस भी देना चाहिए, दे सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये ऑप्शन नहीं होगी। पैरासीटामोल जो है फीवर वगैरह को कंट्रोल करने के लिए दे सकते हैं, लेकिन कौन सा अवॉइड होगा तो वह रहने वाला है डेट इज बी। वह कौन सा? तो एस्प्रिन। क्लियर है बेटा सभी को? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर गया डेट इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट इंपोर्टेंट कम्युनिटी लेवल, है ना, मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ डेंगू। बताइए कि डेंगू की रोकथाम के लिए सामुदायिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? पहला ऑप्शन है एलिमिनेशन ऑफ स्टैगनेंट वाटर, बी ऑप्शन है एंटीबायोटिक फॉर ऑल पीपल, सी ऑप्शन है अवॉइडिंग प्रोटीन, और डी ऑप्शन है डेली ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बताइए आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जा सकता है? कोई मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? कोई मुझे बताएंगे आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो जनरली डेंगू वायरस, ध्यान दीजिए डेंगू वायरस को जो ट्रांसमिशन करती है जिसका नाम है क्या बताइए? फीमेल एडिज एजिप्टाई, है ना। तो फीमेल एजिज एजिप्टाई मस्क्यूटो जो होती है वह किसी डेंगू वाले पर्सन से, कि जिस पर्सन में इन्फेक्शन हुआ डेंगू का, वहां से लेकर और कहाँ तो हेल्दी पर्सन तक इन्फेक्शन को ट्रांसमिशन करने का काम करता है। तो कम्युनिटी लेवल पर क्यों उस मच्छर को ही पनपने दे? तो इसके लिए अच्छा मच्छर कहाँ पर पनपता है, वह मस्कीटो कहाँ पर पनपता है? मतलब फीमेल एडिज एजिप्टाई जो है वह कहाँ पर पनपता है? डेंगू किसके द्वारा ट्रांसमिशन होता है? तो फीमेल एडिज एजिप्टाई से। तो वह जनरली जहाँ पर रुका हुआ वाटर है, साफ पानी में रुका हुआ वाटर है, जैसे कूलर का पानी हो गया, बारिश के मौसम में कहीं पर पुराना टायर वगैरह पड़ा है, टायर के अंदर पानी जमा हो जाता है और वहां पर भी मच्छर जो है पनप सकता है ना। तो ये सब वाटर टैंक हो गया। तो ये तमाम प्रकार की जो जगह है जहाँ पर वाटर रुका हुआ है, फ्रेश पानी है, गंदे पानी में नहीं होता है जनरली, फ्रेश पानी में जो है यह फीमेल एडिज एजिप्टाई जो है वह ग्रोथ करता है ना, अपनी मल्टीप्लिकेशन करता है। तो यहाँ पर क्या होगा? तो जो रुका हुआ पानी है, जमा पानी है, उसे हटा दीजिए, है ना। तो जिसके कारण से क्या होगा? ब्रीडिंग नहीं कर पाएगा फीमेल एडिज एजिप्टाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है डेट इज ए।
है ना। आप लोग कम्युनिटी, जब आप कम्युनिटी पोस्टिंग लगा होगा, है ना, जब आप बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कर रहे होंगे, तो है ना, डेंगू मलेरिया, डेंगू की रोकथाम के लिए आप लोग अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए गए होंगे, है ना, कम्युनिटी लेवल पे। तो वहाँ पर क्या करते होंगे, बोलते होंगे कि भैया जो वाटर कहीं पर पानी जमा है तो उसको हटा दो, है ना, वाटर टैंक में थोड़ा ऑयल जो है मतलब रिफाइन या कोई भी, है ना, मतलब डाल दो, जिसके कारण से क्या होगा, ऑयल क्या करेगा, एक लेयर बना देगा वाटर पे, जिसके कारण से उसके अंदर जो भी लार्वा होगा या उसकी मतलब एग होगी उस मस्कीटो की, वह क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, जिसके कारण से आगे जो है और ज़्यादा फीमेल एडिज एजेप्टाई जो है वह नहीं पनप सकती है ना। तो ये जरूर क्यों होंगे। एंटीबायोटिक जो है जनरली इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कंडीशन में देते हैं, तो ये नहीं होगा। अवॉइडिंग प्रोटीन जो है नहीं दे सकते हैं, इन्फेक्शन की कंडीशन में जनरली जरूरत हो जाती है। यहाँ पर डेली ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है डेट इज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक ब्रीथ ऑर्डर इन डीके डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में बताइए, डीके में सांस की विशिष्ट गंध कैसी होती है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वह आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो जनरली डीके की कंडीशन जो है यह टाइप 1, टाइप 1 डायबिटीज मेलेटस की कंडीशन होती है, टाइप 1 डायबिटीज मेलेटस की कंडीशन होती है। और मैंने आज के क्लास की शुरुआत में ही बताया था कि टाइप 1 डायबिटीज मेलेटस जो है वह इंसुलिन हार्मोन की, है ना, डिफिशियंसी के कारण से होती है। अब इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी तो ब्लड में जो ग्लूकोज है वह कहाँ पर शिफ्ट नहीं हो पाएगी, तो सेल्स के अंदर शिफ्ट नहीं हो पाएगी, और सेल्स के अंदर शिफ्ट नहीं होगी तो ऑब्वियस बात है हमारी सेल्स जो है भूखे मरेगा। तो इसके कारण से एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होगी, और जो फैट डिपोजिशन है उस फैट से जो है ग्लूकोज बनाने की कोशिश किया जाएगा, मतलब फैट का ब्रेकडाउन करवाया जाएगा। अब फैट का ब्रेकडाउन होगा तो फैट ब्रेकडाउन में याद रखिएगा, कभी भी फैट का ब्रेकडाउन होता है तो फैट से फैटी एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो फैटी एसिड का फॉर्मेशन जो है सेल्स एनर्जी के लिए तो कर ही लेगा, लेकिन जब ब्रेकडाउन होता है तो साथ में जो है एक कीटोन का भी फॉर्मेशन होता है। और यह कीटोन के कारण से जो है, कीटोन के कारण से जो है बताइए क्या रहने वाला है। तो मान के चलिए कीटोन के कारण से, अच्छा ये कब हो रहा है, तो टाइप 1 डायबिटीज मेलेटस में। टाइप 1 डायबिटीज मेलेटस की कंडीशन जब आगे बढ़ेगी तो डीके डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, तो यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है। अच्छा यह किस नेचर का होता है, तो एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन में जो है जब आप उस पर्सन से बात करेंगे, डीके वाले पर्सन से बात करेंगे, तो जो एक्सहेलेशन एयर होता है तो वह जनरली, है ना, फ्रूटी या एसीटोन लैक, है ना, वह रहने वाली है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा डेट इज बी, अमोनिया नहीं रहने वाली है, ये भी नहीं रहने वाली है, ये भी नहीं रहने वाली। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर गया डेट इज बी। तो ये जितने जितने भी एमसीक्यू था वह आज की क्लास की ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। लेकिन किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है आज के क्लास से रिलेटेड, तो बेहिचक, है ना, बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पर स्थगित करता हूँ। आज और अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।